नमस्कार विद्यार्थियों। आज के हमारे इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरण के आधार। समाज में सामाजिक स्तरण के कौन कौन से आधार हैं एवं कौन कौन से आधार रहे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मानव शास्त्रियों एवं इतिहासकारों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि अब तक का समाज मुख्य रूप से 5 आधारों पर विभक्त था। नंबर 1 दास प्रथा स्लेवरी। नंबर 2 वर्ण व्यवस्था। नंबर 3 जाति। नंबर 4 स्टेट, जिसे हम जागीर भी कहते हैं। नंबर 5 वर्ग। कभी तो कोई समाज इन पांचों में से किसी एक आधार पर स्थिरित रहा, तो कभी एक साथ 2 आधार पर। उदाहरण, मध्यकालीन युग में यूरोप का समाज जहाँ दास प्रथा एवं स्टेट व्यवस्था पर आधारित था, तो आज वहीं यूरोप मुख्य रूप से वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। उसी तरह प्राचीन काल में भारत के सामाजिक स्तरण का आधार वर्ण एवं बाद में जाति हुई, तो वहीं आज जाति एवं वर्ग दोनों स्तरण का मुख्य आधार है। हम पांचों आधारों की चर्चा करेंगे। दास प्रथा स्लेवरी। दास प्रथा एक आखिरी किस्म की सामाजिक असमानता का द्योतक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में इस प्रथा का प्रचलन कई मुल्कों में था, पर इस प्रथा में भी काफ़ी भिन्नताएं थी। कुछ समाज में दासों को कोई भी आर्थिक और कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, तो कुछ समाजों में उसे थोड़ा बहुत इंसानी हक प्राप्त था। इस प्रथा के तहत आर्थिक और कानूनी दोनों प्रकार की असमानताएं मौजूद थी। गुलामों की जिंदगी कहीं जानवरों की तरह थी, तो कहीं कृषि मजदूरों या घरेलू नौकरों की तरह। विभिन्न प्रकार के साहित्य को देखने से ऐसा लगता है कि दास प्रथा के अंतर्गत दासों का जीवन लगभग जानवरों की तरह था। यूनान में कभी राजा महाराजाओं गुलामों का जानवरों की तरह खरीद बिक्री किया करते थे। उन्हें गांव में लोहे की जंजीर डालकर रखते थे। उनसे दिन भर घरों तथा खेत खलिहानों में काम लिया जाता था। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर उन्हें कुश्ती लड़ना होता था, जहां शाही परिवार के लोग चारों तरफ बैठकर शराब के नशे में उसका आनंद लिया करते थे, और उन्हें कुश्ती लड़ने के लिए तब तक बाध्य किया जाता था जब तक कि उनमें से एक मर नहीं जाता था। मरे हुए गुलाम के मांस को बोटी बोटी कर शाही परिवार के कुत्तों को खिलाया जाता था। 18वीं एवं 19वीं सदी में उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका में दासों से खेतीबाड़ी का काम लिया जाता था, तो दूसरी तरफ प्राचीन यूनान में ऊन से बहुत जिम्मेदारी का भी काम लिया जाता था। राजनीति एवं सेना को छोड़कर प्रशासन के विभिन्न भागों में उनसे काम लिया जाता था। चूँकि प्राचीन रोम में तिजारत को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, बहुत सारे गुलामों ने इस काल में इस पेशे से काफ़ी धन संपत्ति इकट्ठा किया, पर आमतौर पर गुलामों की जिंदगी इतनी खराब थी कि लोगों ने कई बार अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह भी किया। 19वीं सदी तक पाश्चात्य देश के लोगों ने गुलामों 19वीं सदी तक पाश्चात्य देश के लोगों ने गुलामों का व्यापार भी किया, पर प्रजातांत्रिक मूल्य एवं अर्थव्यवस्था में इतना अधिक विकास हो गया कि दास प्रथा का करीब करीब खात्मा हो गया। आज दासता के आधार पर शायद ही कोई समाज में स्तरण देखने को मिलता है। नंबर 2 वर्ण व्यवस्था। दुनिया के अधिकांश समाज में सामाजिक स्तरण का आधार वर्ण रहा है, जबकि प्राचीन काल में से भारतीय समाज में वर्ण और जाति रहा है। वर्ण व्यवस्था का उद्भव भारतीय समाज एवं संस्कृति के विकास के आरंभिक दौर में हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय समाज में कृषि विकास के परिणाम स्वरूप जो एक नई उत्पादन प्रणाली आई, उसके संचालन के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ी।
जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ होगा। वर्ण संभवतः स्तरण का प्राचीनतम आधार है। प्रारंभ में ऋग्वेद के अंतर्गत 2 ही वर्णों का उल्लेख किया गया था, आर्यवर्ण एवं दासवर्ण, पर उसी वेद में समाज के 3 स्तरीय विभाजन की भी चर्चा की गई, ब्राह्म, क्षात्र एवं वैश्य। शूद्र जो चौथे या सबसे निम्न सोपान पर खड़े थे उसकी चर्चा नहीं मिलती, पर ऐसे सामाजिक समूह की चर्चा अवश्य की गई जिसे आर्य लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, जिसे अयोग्य, चांडाल, निषाद कहकर पुकारा गया। यही लोग संभवतः आगे चलकर शूद्र कहलाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में शूद्र लोग अछूत नहीं माने जाते थे। वे लोग मजदूर, सेवक, नौकर या रसोइयों का काम भी किया करते थे। प्रारंभ में वर्णों का कोई सोपान क्रम भी नहीं हुआ करता था, वे सभी बराबर हुआ करते थे। विभिन्न वर्णों के बीच आपस में शादियाँ भी होती थी। जब भारतीय समाज वैदिक काल 400 बीसी से 1000 बीसी से ब्राह्मण काल 230 बीसी से 700 एडी में आया तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित सोपान क्रम विकसित हुआ। वर्ण व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए हम वर्णों के बारे में और विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। इससे स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का आधार रंग रहा होगा। इस तरह आरंभिक काल में गोरे रंग के विजय या शोषक लोगों का एक वर्ण समूह तथा श्याम रंग, द्रविड़ीय एवं काले रंग के मूल निवासियों का दूसरा वर्ण समूह बना। इरावती कर्वे का कहना है कि वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस शब्द का प्रयोग सोपान क्रम के संबंध में हुआ है, जबकि खुरे श्रीनिवास रंग के अर्थ में को ही ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। मानक संस्कृत शब्दकोश के अनुसार वर्ण के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है वर्ण करना या धारण करना और दूसरा अर्थ है जजमान, वृत्ति या स्वभाव। इस तरह वर्ण उन 4 स्थायी सामाजिक समूह का नाम है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपने स्वाभाविक वृत्ति, स्वभाव एवं गुण के अनुसार स्वेच्छा से चुने हुए व्यवसाय के आधार पर होता था। नंबर 3, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के लोग जाति आधार पर श्रेणीबद्ध रहे हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के पूर्व हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर श्रेणीबद्ध था। जाति व्यवस्था के आने से हमारा समाज हजारों खंडों में सम स्तरीय और विषम स्तरीय रूप में विभक्त हो गया। इस तरह की दृष्टि से विषम स्तरीय बंटवारा का महत्व भले ही नगण्य हो, पर सम स्तरीय बंटवारे का महत्व तो है ही। वर्ग व्यवस्था की तुलना में जाति व्यवस्था के अंतर्गत श्रेणीबद्ध समूह की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आधुनिक भारत में मात्र जाति आधार पर ही समाज का विभाजन नहीं हो रहा है, बल्कि वर्ग व्यवस्था के आधार पर भी विस्तरण हो रहा है। जैसा कि हट्टन ने बताया है कि भारत में कोई 5000 जातियाँ उपजातियाँ हैं। विभिन्न जातियों के बीच समाज में लोगों को शिक्षा, पद, आमदनी, पेशा, किसी व्यक्ति गुण के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। आज कहीं जाति पर आधारित स्तरण का प्रभाव है तो कहीं वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। परंपरागत स्तरण के आधार में थोड़ी कमी आई है और वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरण के प्रतिमानों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार नंबर 4, स्टेट या जागीर। स्टेट का हिंदी अनुवाद जागीर किया गया है। वैसे इसके कई अर्थ हैं। जागीर उनमें से एक है, लेकिन स्तरण के संबंध में जागीर एक अनुपयुक्त अनुवाद है। हिंदी या उर्दू में जागीर इतना संकुचित अर्थ का शब्द है कि यूरोप की स्तरण पद्धति का समस्त भाव अपने आप में यह समेट नहीं पाता है। जिस अर्थ में इतिहासकार और समाजशास्त्री यूरोप के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अभी तक हिंदी में कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। इसीलिए यहाँ अंग्रेजी शब्द ही उसी रूप में इस्तेमाल किया
कर रहे हैं हम। द पेंजिन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में इसकी परिभाषा दी गई है। ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन फाउंड हिस्टोरिकल इन यूरोप एंड रशिया विच लाइक कास्ट content sharp difference and rigid barriers between small number of strata. Unlike caste, states were created politically by man-made law rather than religious rules. इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यूरोपीय समाज कभी स्टेट के आधार पर स्तरित था। जाति व्यवस्था की ही तरह लोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समूहों में इस प्रकार श्रेणीबद्ध थे कि एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाना काफ़ी कठिन काम था। मध्यकालीन युग में यूरोप का समाज मुख्य रूप से 3 स्टेट में विभक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत राजा, महाराजा, उच्च शासनाधिकारी एवं बड़े जागीरदार आते थे। वे सभी कुलीन वर्ग के लोग माने जाते थे। उनके जीवन का तौर तरीका, सामाजिक मूल्य और प्रतिमान सभी कुछ विशिष्ट ढंग के हुआ करते थे। वे लोग अपने ही समूह के अंदर शादी विवाह करते थे। चर्च के लोग दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि माने जाते थे, अर्थात पात्री वर्ग के लोगों का स्थान समाज में कुलीन वर्ग के बाद माना जाता था। कुलीन वर्ग के लोगों की तुलना में उनकी सामाजिक हैसियत और सुविधाएं थोड़ी कम थी, पर आम लोगों की तुलना में इनका स्थान बेहतर था। तीसरी श्रेणी में समाज के साधारण लोग आते थे, जैसे दास, मजदूर, किसान, व्यापारी, कारीगर इत्यादि। यदि जाति व्यवस्था की तुलना में इस श्रेणी से की जाती है तो इसमें वैश्यों और दलितों के अलावा वैसे राजपूतों को भी रखा जा सकता है, जो कि उच्च शासक के पदों पर आसीन थे। इसे साधारण वर्ग भी कहा जाता है। स्टेट व्यवस्था जाति व्यवस्था से इस रूप में भिन्न थी कि व्यक्ति की योग्यता, गुण, उपलब्धि के आधार पर इस वर्ग के लोगों को राजा से कभी कभार उच्च उपाधियाँ प्राप्त होती थी और कभी कभी इन तीनों श्रेणी के लोगों के बीच भी शादियाँ हो जाया करती थी। स्टेट व्यवस्था का स्वरूप यूरोप के किसी भी देश में राष्ट्रीय एवं राजकीय पैमाने पर एक समान नहीं था, बल्कि इसका स्वरूप क्षेत्रीय था, अर्थात सामाजिक स्तरण का स्वरूप स्थानीय था। इसी प्रकार वर्ग, आज स्तरण वर्ग व्यवस्था का सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय आधार माना जाता है। वर्ग व्यवस्था स्तरण से कैसे जुड़ा, इसकी चर्चा हम कर सकते हैं, इसलिए कि यह एक संबोधन है जिस पर समाजशास्त्री नहीं बल्कि दूसरे समाज वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी चिंतन किया। विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न तरह से रखा है। सत्य तो यह है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पूर्व वर्ग व्यवस्था के ऊपर काफ़ी चिंतन हो चुका। कार्ल मार्क्स ने से लेकर अब तक अनगिनत समाज वैज्ञानिकों ने इस विषय पर काफ़ी चिंतन किया है, जिसे यहाँ हम चर्चा करेंगे। अन्य सभी वैज्ञानिकों की तुलना में कार्ल मार्क्स ने एवं मैक्स वेबर का योगदान इस विषय पर संभवतः सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्क्स तो अपनी वर्ग संबंधी विचारधारा के चलते आज विश्व में अमर है। यह बात दूसरी है कि उनके विचारों को लेकर सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच गहरा मतभेद है। वर्ग के संबंध में मार्क्स का कहना है कि पूंजी एवं उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के विचार पर आधारित है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में लोग मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित होते हैं। एक वह जिसके पास पूंजी है तथा जो उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखता है, अर्थात पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वह जो उत्पादन करता है, मजदूर वर्ग। मार्क्स के विचार से यह जाहिर होता है कि वर्ग का आधार मुख्यतः आर्थिक है। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समूह का किस प्रकार नियंत्रण है, यही समाज के स्तरण का आधार है। दूसरी तरफ वेबर ने यह बताया कि वर्ग का आधार मात्र आर्थिक नहीं है, बल्कि वर्ग का आधार यह भी है कि किसी व्यक्ति की सेवा का बाजार में कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा भी वर्ग का निर्धारण करती है। धन्यवाद।